दोस्तों, नेपाल में हमने पहला जेनजी आंदोलन देखा। जेनजी जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है। ये जनरेशन बहुत खास है। कुछ खास फीचर्स हैं जनरेशन के जो इसे पिछली जनरेशन से अलग और बेहतर बनाते हैं। जेनजी जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे, उम्र के हिसाब से 13 साल के टीनेजर से लेकर 28 साल के नौजवान, उम्र के हिसाब से कुछ खास नहीं। इतिहास में इसी उम्र के नौजवान दुनिया को डायरेक्शंस देते आए हैं, अच्छे बेहतर कल के लिए अपने आप को कुर्बान करते आए हैं। लेकिन आज की ये जेनजी जनरेशन जिस दौर में ये पैदा हुई है, ये खास है, स्पेशल है। नेपाल की बात आएगी, इंडिया की बात भी आएगी, लेकिन नेपाल के इस आंदोलन में जो स्पेशल है जेनजी, उसके बारे में आज स्पेशल बात। जेनजी वो पहली जनरेशन है जो पूरी तरह से डिजिटल एज में पली बढ़ी है। स्मार्टफोन सिर्फ गैजेट नहीं बल्कि शरीर का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट के साथ जेनजी का रेवोल्यूशनरी रिश्ता दुनिया बदलने की ताकत रखता है, एक बेहतर दुनिया। हम जेनजी के स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे वो घर में रहते हैं, जहां जॉब करते हैं वहां कैसे रहते हैं, देश दुनिया को, पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। घर से शुरू करते हैं दोस्तों। घर में डिस्प्यूट्स अपने पेरेंट्स के साथ, पुरानी जनरेशन के साथ रहते ही है। जेनजी सवाल बहुत करती है। पेरेंट्स बात करते हैं परंपराओं की, पुरानी रूढ़िवादी अपनी धारणाओं की। ये कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों करना है। पेरेंट्स कहते हैं कि ये ऐसे शादी करनी है, विद इन कास्ट करनी है, विद इन रिलीजन करनी है। ये कहते हैं कि हमें अपने हिसाब से करनी है, हमें कोई मतलब नहीं कास्ट से, रिलीजन से, नहीं भी करेंगे, लिव इन में रह लेंगे। पेरेंट्स परेशान। एक तो पुरानी जनरेशन्स को ये बड़ी प्रॉब्लम है जेनजी से कि सारा दिन मोबाइल लैपटॉप पर आखिर करते क्या है भाई। उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनका काम, शॉपिंग, फ्रेंडशिप, ब्रेकअप, एंटरटेनमेंट, जनरल नॉलेज, कनेक्शंस, एक्सप्रेशन, सब कुछ ऑनलाइन है। कोई नया दोस्त बन गया तो चलो स्टेटस लगा लेते हैं। शाम को आउटिंग की, स्टेटस लगा दिया। ब्रेकअप हो गया, स्टेटस लगा दिया। किसी की बात अच्छी लग गई, स्टेटस लगा दिया। किसी की बात बुरी लग गई तो स्टेटस लगा दिया। उनका सारा एक्सप्रेशन, सारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन है। अब चलते हैं काम करने की जगह पर। एम्प्लॉयर परेशान। जेनजी अपने लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयर के लिए नहीं। इन्हें 9 से 5 की जॉब के बजाय रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग, हाइब्रिड मॉडल को पसंद करते हैं। इन्हें एक बढ़िया, हेल्दी और पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फेयर चाहिए। प्रॉपर छुट्टियां, बॉस का प्रेशर नहीं, नो ओवर टाइम। एम्प्लॉयर की तरफ नो लॉयल्टी और अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान। टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो जॉब को बाय बाय। जहां पहले लोग एक ही जगह पर 10 साल, 30 साल, 40 साल काम कर लेते थे, इनके लिए 1 से लेकर 3 साल ही हो जाए तो बहुत है। एम्प्लॉयर कुछ कहते हुए डरते हैं कि कल से नहीं आएगा। जेनजी मानते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, काम करो और जिंदगी जीने के लिए करो। इनका मोटो है योलो, यानी यू ओनली लिव वंस। इसका मतलब राशनल भी है, लाइफ आफ्टर डेथ में इनका विश्वास नहीं है। और ये सिर्फ सैलरी डिपेंडेंट नहीं रहते। साइड हसल, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, मूनलाइटिंग, ये लगे रहते हैं। पैसा कमाते हैं और खर्च भी करते हैं, सिर्फ सेविंग नहीं। ट्रैवल, पार्टी, कॉन्सर्ट्स, न्यू एक्सपीरियंस पे खर्चा करना इन्हें पसंद है। तो एम्प्लॉयर्स को इनसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सीरियस नहीं है, कुछ सुनते नहीं हैं, एकदम से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जेनजी के हिसाब से चलें तो ये चाहते हैं एक बढ़िया और एंजॉयबल वर्क एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ नया नहीं है, ये वही है जिसको पाने के लिए वर्कर्स ने इतिहास में स्ट्रगल किए हैं, अपनी जानें खोई हैं, और जो मुश्किल से हासिल किए जो राइट्स थे वर्कर्स के, आज जो वो छीने जा रहे हैं, जेनजी दोबारा उनको क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। सोसाइटी की तरफ जेनजी का नज़रिया। जेनजी को लोग मस्त मौला सा मानते हैं, बेफिक्रे मानते हैं कि सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन जेनजी सोशली अवेयर रहते हैं। इनके सोशो पॉलिटिकल व्यूज़ एक बेहतर समाज की बात करते हैं। ये जेंडर इक्वलिटी को मानते हैं, एलजीबीटी राइट्स को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्टिविज्म करते हैं। सुना होगा ना आपने, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक मूवमेंट है, यूरोप में चलती है, जिसमें स्टूडेंट्स यानी जेनजी फ्राइडे स्कूल को मिस करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को लेकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। रेसिज्म, कास्टिज्म, रिलीजियस हेट, इन सब के खिलाफ है। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पार्टी बेस्ड ना होकर इशू बेस्ड है। बंदे के फैन नहीं बनते, या कह लें कि इनमें अंधभक्ति नहीं है।
ये सवाल बहुत करते हैं, ऐसे किसी को बात को मान नहीं लेते। इनमें इंटरनेशनलिज्म भी है, अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेंड्स इश्यूज से जोड़ लेते हैं। जेंजी को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट है, खरीदा इन्होंने और उस पर 10 बिस्कुट लिखे हैं, तो 10 ही चाहिए। अगर 9 हुए, हैशटैग चला देंगे, बॉयकॉट चला देंगे, और बड़े से बड़े प्रोडक्ट को, बड़े से बड़े ब्रांड को घुटनों पे आना पड़ जाता है। जिसे वोट दी है उसने अगर अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए, तो आपने देखा कि नेपाल में इन्होंने क्या किया, जान बचाकर भागना पड़ गया वहां के उन नेताओं को जो झूठे प्रॉमिस देकर सत्ता में आके बैठ गए थे। नेपाल की बात शुरू हो चुकी है, अब चलते हैं जेंजी के प्रोटेस्ट की तरफ। जेंजी प्लस इंटरनेट एक रेवोल्यूशनरी कॉम्बिनेशन है। इनके सारे विरोध, इनके प्रोटेस्ट, इनकी ओपिनियन सब ऑनलाइन चलती है और बड़े पावरफुल मेथड से चलती है। और ये खास चीज़ है जो इनको अलग करती है पुरानी पुश्तों से। हैशटैग चला दिया, ट्रेंड चला दिया, और बहुत इफेक्टिव है। गलत के खिलाफ ये आवाज़ भी ऑनलाइन ही उठाते हैं। इनका विरोध सड़कों पे होने वाले प्रोटेस्ट से कोई कम ना समझे, और ऑनलाइन है तो नॉन वायलेंट तो है ही। जिन मुद्दों को पुरानी जनरेशन 3 घंटे की फिल्म में लोगों तक पहुंचाते थे और थोड़े लोगों तक पहुंचती थी, ये 1 मिनट की रील में अपना काम कर देते हैं। टाइम नहीं है इनके पास। और इनका जो ये मेथड है शॉर्ट्स का और रील्स का, ऐसे चुटकियों में वायरल होता है। एक दिन में मिलियंस तक बात पहुंच जाती है। जो बड़े बड़े भाषण जो काम नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े सेमिनार काम नहीं कर पाते, इनकी 1 मिनट की रील, इनका 1 मिनट का शॉर्ट वो काम कर जाता है। किसी बड़े से बड़े ब्रांड को, बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को हैशटैग चलाकर घुटनों पे ला सकती है ये जनरेशन। नेपाल में यही सब तो हो रहा था। नेपो किड्स, नेपो बेबीज के ट्रेंड चल रहे थे, हैशटैग चल रहे थे। रूलिंग इलीट है जो वहां, उसे एक्सपोज किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था? रील्स के जरिए, टिकटॉक के जरिए। ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा था, ट्रेंड चल रहे थे, हैशटैग चल रहा था। मुद्दे क्या थे? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट की कमी, वहाँ के जो परिवार हैं वो डिपेंडेंट हैं उन लोगों पर जो नेपाल से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। सरकार गायब है, किसी लोगों के मुद्दों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। और उनके जो इलीट जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इलीट लाइफस्टाइल वर्सेस कॉमन पीपल, इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे थे अपने ऑनलाइन मेथड के जरिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैंने बताया था आपको ऊपर कि सोशल मीडिया और मोबाइल जेंजी के लिए कोई गैजेट नहीं है, उनके शरीर का हिस्सा है। और सोशल मीडिया बैन होते ही जैसे जेंजी का कोई हाथ कट गया हो। हुआ क्या? जबरदस्त प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया ऑफलाइन हुआ तो जेंजी का प्रोटेस्ट भी ऑफलाइन हो गया। और कितना वॉयलेंट हुआ, कितना गुस्सा भरा हुआ था इनमें। 48 घंटे में हालात बदल गए, सरकार खत्म। वो लोग जिन्होंने जनता की प्रॉब्लम से नजरें हटा ली थी, उन्हें हेलीकॉप्टर पे रस्सी से लटक के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जेंजी से कुछ वायदे किए थे, अच्छे भविष्य के वायदे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, इनसे वोट ली थी। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए आप जेंजी की। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सड़कों पर सफाई करते दिखे, सड़कों पर पेंट करते नजर आए। तो दोस्तों, राइट टू प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी डेमोक्रेसी के लिए। और अब जब सब कुछ ऑनलाइन है तो लोगों का एक्सप्रेशन, लोगों का विरोध भी ऑनलाइन ही होगा। इसे ना रोका जाए, ये सरकारों के ही फायदे में है। ऑनलाइन प्रोटेस्ट से, एक्सप्रेशन से कोई वायलेंस नहीं होता है। लेकिन जब ये भी ना करने दिया जाए तो हमने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। ये सबक है सरकारों के लिए। इंडिया की तरफ आते हैं। आर्टिकल 19 है हमारे यहाँ पर, हमारे संविधान में, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारें झुकती हैं, सरकारें बातें मानती भी हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसी चलती है। हमने देखा कैसे पीछे किसान आंदोलन हुए, पंजाब में जो लैंड एक्विजिशन का कानून आया उसको लेकर आंदोलन हुए, सरकार ने कानून वापस ले लिए। यही डेमोक्रेसी है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बोलने की आज़ादी के ऊपर हम हमला देखते हैं सरकार का। एक कानून है 2023 का बिल है, अभी कानून पास नहीं हुआ है, प्रपोज्ड है, ब्रॉडकास्टिंग बिल। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है उसमें, किसके लिए? जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जो यूट्यूब पे चैनल वगैरह चलाते हैं। इस कानून के जरिए सरकार किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, किसी भी चैनल को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिक्लेयर कर सकती है। और जैसे ही वो ये डिक्लेयर होगा, उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। उसको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी है अपने खर्चे पर, उसमें कुछ लोग रखने होंगे उसको, और उनकी जो जो खर्चा वर्चा है वो सब खुद करना होगा। और अगर ना किया तो फाइन लगेगा। सोच के देखिए कितना, 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक
पूरा परिवार भी लग जाए अगर ऐसा इतना पैसा इकट्ठा करना, तो किसी के बस का नहीं है। इससे होगा क्या कि जो लोग इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर नहीं भी हैं, जैसे ध्रुव राठी कभी कभी सोशल मुद्दों पर और सरकार की किसी पॉलिसी को लेकर क्रिटिकल कोई एनालिसिस कर देता है, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तो अगर मैंडेटरीली जो कंडीशंस फॉलो नहीं की तो चैनल बंद और फाइन अलग से। ऐसा ही कुछ तो कोशिश की थी नेपाल सरकार ने। तो लोगों को अपना विरोध जताने का हक दिया जाए, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है और लोगों का सिस्टम पे विश्वास बढ़ता है। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन एक आखिरी बात भी बता के जाऊँगा मैं आपको भी, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर बाद में कर देना। जेनजी की जो बातचीत है ना, उससे भी लोग बहुत परेशान हैं। वो समझ नहीं पाते कि बात क्या कर रहे हैं। आप किसी जेनजी से चैट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। ऊपर मैंने एक वर्ड यूज किया था, योलो, यू ओनली लिव वंस। तो ऐसे ये बात करते हैं। कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहना हो कि ट्राइंग नॉट टू लव, कि कोशिश करो हंसो ना, ये कहेंगे TNTL। गो टू गो, गुड बाय कहने का एक तरीका है, G2G कह देंगे। यू नेवर नो, कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या कहेंगे, YNK। और एक वर्ड है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दुनिया में चल रहा है, सबको पता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं, फोमो। और अब आखिरी कहूंगा, उसका मतलब आप मुझे बताना अगर आप जेनज़ी देख रहे हैं तो, IYK, आप बताना इसका मतलब क्या है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।